हॉटलिस्ट हस्बैंड ए 105। अब आगे नीचे तुम्हारी नानी में आई है। तुम जानती हो ना तुम्हें क्या कहना है। अब आस्था की आंखों में कितने ही सारे सवाल आ गए थे और आस्था हैरानी से अरमान की ओर देखकर बोली, में क्या क्या कहना है, मतलब हम आपकी बात नहीं समझे। तब आस्था को इस तरह से अटकता हुआ देखकर अरमान ने अपने गर्दन टेढ़ी करके आस्था की ओर देखा। अब आस्था अरमान को इस तरह से अपनी ओर देखता हुआ देखकर डर गई थी, क्योंकि उस वक्त अरमान बड़ा ही अजीब सा एकदम सनकी सा लग रहा था, जो उसे गर्दन टेढ़ी करके तिरछा मुस्कुरा कर देख रहा था। तब अरमान गर्दन टेढ़ी कर ही बोला, मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया, मैंने तुम्हें पहले दिन ही अच्छी तरह से समझा दिया था कि तुम मेरी क्या हो, तुम्हें याद है ना। तब आस्था ने सर झुका कर ही जवाब दिया, अब हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। दादाजी ने हमें बोला है कि अब से हम आपसे आज़ाद हैं और उसके बाद हम आपकी जिंदगी से चले जाएंगे, फिर इन कागज़ों की कोई मायने नहीं रहेंगे। और वैसे भी दादाजी ने हमें बोला है कि बहुत जल्द आपका और हमारा तलाक। बस आस्था ने इतना ही बोला कि अचानक अरमान की आंखें एकदम सर्द हो चुकी थी। अरमान की आंखों में एक तूफान आकर खड़ा हो गया था और उसने तुरंत आस्था के बालों को कसकर पकड़ा था और उसके होठों को अपने होठों से जोड़ दिया और पैशनली किस करने लगा। आस्था अरमान से बचने की कितने ही कोशिश कर रही थी, लेकिन अरमान ने एक पल के लिए भी उसे सांस लेने तक का मौका नहीं दिया था। और जब आज आस्था की सांस पूरी तरह से खींच खींच कर आने लगी, तब जाकर अरमान ने आस्था को छोड़ा। आस्था बहुत जोरों से लंबी लंबी सांस ले रही थी और बेपरवाही से बोली, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। आप बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे हैं आप, हमें आपसे नफरत है, हमें आपसे नफरत है, समझे आप। हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, आप एक नंबर की राक्षस है, आप पिशाच भूत है, प्रेत है, हमें जाने दीजिए, हम नहीं रुकेंगे। ऐसा बोलकर आस्था जैसे वहाँ से जाने लगी। अचानक से अरमान ने अपनी बंदूक निकालकर आस्था के सर पर तान दी थी। अब तो आस्था की सांसें ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई थी, वह बेहद डर गई थी। तब अरमान ने आस्था को डरते हुए देखकर अपनी बंदूक की नोक उसके गालों से फिराते हुए उसके होठों तक ले आया और अपनी बंदूक की नोक को उसके होठों पर 2 बार टेप करके बोला, तुम्हें इतना मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी और बिल्कुल समझदारी से जैसा मैं कहूँगा वैसा करती रहोगी, तब तक तुम्हारी जान भी सेफ रहेगी, साथ ही साथ तुम्हारी प्यारी नानी माँ और तुम्हारे पूरे परिवार की जान तब तक सेफ रहेगी। मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया उर्फ आफत, अब तुम खुद समझदार हो, तुम्हें क्या करना है। अरमान की बात सुनने के बाद अब आस्था तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ गई थी, क्योंकि अरमान तो आस्था को धमकी देकर जल्दी ही उसे कमरे से बाहर निकल चुका था। वही नानी माँ बिल्कुल सुबह सुबह ही मनोज के साथ सिंघानिया मेंशन में पहुंच चुकी थी। पहले तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें अंदर आने ही नहीं दिया था, लेकिन जब नानी माँ ने उन गार्ड्स को छूते ही वहां पर गाली बकना शुरू किया, नानी बड़बड़ाए जा रही थी, अरे सत्यानाश हो जाए तुम्हारा बेड़ा गर्क हो तुम सबका, तुमने मेरी बेटी को अगवा कर लिया, देखना ऊपर वाला तुम्हारे लंबे लंबे कीड़े पैदा कर देगा, तुम सब गल सड़ कर मरोगे, खोल दो दरवाज़ा, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। ऐसा बोलकर नानी माँ ने वहां चिल्लाना शुरू कर दिया था। तब सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैरान हो चुका था, क्योंकि आज तक ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई आकर इस तरह से सिंघानिया मेंशन में गालियां दे रहा था। तो इसीलिए उन्होंने दादाजी को इस बात के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी थी, क्योंकि दादाजी तो बहुत सुबह जल्द ही उठ जाया करते थे। तो वह जल्दी से दरवाजे पर आए और दरवाजे से आस्था की नानी माँ शारदा जी को देखकर दादाजी ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्हें इज्जत के साथ अंदर लाने के लिए कहा। एक पल को तो नानी माँ सिंघानिया मेंशन देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत सा वह मेंशन था, एकदम महलों के जैसा था। लेकिन फिर उनका चेहरा सख्त और कठोर हो गया था और जल्दी वह दंदनाते हुए मेंशन के अंदर आई और वह दादाजी की ओर देखकर बोली, देखिए भाई साहब, मैं यहाँ अपनी बेटी को लेकर जाने के लिए आई हूँ और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए अभी और इसी वक्त। ये बोलकर नानी माँ ने जल्दी ही दादाजी को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया था और खुद उनसे आस्था को लेकर जाने की डिमांड कर दी थी।
तब दादाजी यानी आलोकनाथ जी दोनों हाथों को जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देखिए बहन जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे पोते अरमान ने जो किया वह ठीक नहीं किया, लेकिन आपको मेरी बात समझनी होगी। मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता हूँ और मैं तो आपको भी यही कहूँगा कि आप उससे कुछ ना बोले। मैं उसे समझा बुझाकर आस्था बेटी को वापस भिजवा दूंगा। आप प्लीज परेशान मत होइए, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आस्था को यहाँ इस घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब जैसे ही दादाजी ने अपनी बात खत्म की, शारदा जी की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था और वह बोली कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपके बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं है? अरे, दो चपेट मारो उनके मुंह पर, जैसा आप कहेंगे वैसा वह करेंगे। और आप तो यहाँ मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? भला और मैं आपकी बात क्यों सुनो? और वह होता कौन है मेरी बेटी को इस तरह से अपने पास रखने वाला? अब तो नानी माँ की इस तरह की बातें सुनकर आलोक जी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया या था और वह अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, शायद आप भूल रही है बहन जी, अरमान आस्था का पति है और कोई भी कानून, कोई भी समाज पति पत्नी को एक साथ रहने से नहीं रोक सकता है। एक पल के लिए दादाजी की बात सुनकर नानी माँ चुप हो गई थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहना शुरू कर दिया, देखिए पति पत्नी है ठीक है, लेकिन वह जबरदस्ती का रिश्ता था और खुशी खुशी आपने ही उसे वापस घर भेजा था ना, तो फिर अचानक से क्या हुआ आपके पोते को? देखिए भाई साहब, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं अभी और इसी वक्त अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। मेरी बेटी ठीक है या नहीं है? कहीं कल रात तुम लोगों ने उसे मार तो नहीं डाला? देखो, तुम अमीर लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर जल्दी ही नानी माँ ने हॉल में रखी हुई एक एक चीजों पर अपनी छड़ी से मारना शुरू कर दिया था। अब हॉल में इतना ज्यादा हल्ला गुल्ला करता हुआ सुनकर ध्रुव, आहान, सुमित भी वहां अपने कमरे से बाहर आ गए थे और सभी आस्था के नानी माँ को वहां देखकर हैरान थे। ध्रुव ने तो नानी माँ से गले मिलने की भी कोशिश की थी, लेकिन नानी माँ ने उसे हाथ बढ़ाकर रोक दिया था और बेपरवाही से बोली, आज हम यहाँ किसी से नहीं मिलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को लेने के लिए यहाँ आए हैं। ऐसा बोलकर नानी माँ ने एक बार फिर सभी चीजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था और सभी के सब एक जगह खड़े होकर डेरिंग नानी माँ को देख रहे थे। कहीं ना कहीं इस तरह का मनोरंजन देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा भी रहे थे। वही मनोज जी अपनी माँ को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नानी माँ एक छड़ी उनको भी धर दी थी और उन्हें धमकाते हुए बोली कि अगर वह आगे आया तो और पिटेगा। इसीलिए वह भी अब एक साइड में खड़े हो गए थे। अब दादाजी उन्हें रोकने के लिए बोले कि आप ये क्या कर रही है? प्लीज ऐसा मत कीजिए, अरमान आ जाएगा तो बहुत गुस्सा करेगा। लेकिन नानी माँ बवाल मचाते हुए बोली, मैं आपके पूरे घर का नक्शा बिगाड़ दूंगी अगर अभी और इसी वक्त आपने मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलवाया तो। तकरीबन पूरे आधे घंटे तक लगातार नानी माँ घर के सामानों पर, घर की इंपॉर्टेंट चीजों पर अपनी छड़ी से वार करती रही। अब तो आलोक जी भी नानी माँ को समझाते समझाते थक चुके थे और एक तरफ बैठ गए और जो कुछ भी नानी माँ कर रही थी उन्हें करने दे रहे थे। जल्दी नानी माँ ने कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजों का कबाड़ खाना बना दिया था। उसके बाद वह थक गई थी और थक कर आलोक जी के ठीक सामने बैठ गई थी। नाराजगी से बोली, देखिए ये मत सोचिए कि मेरी बुरी हड्डियों में ताकत नहीं है, मैं अभी भी 10 का मुकाबला कर सकती हूँ, समझे आप? और अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो आप देखिएगा, मैं अपना पूरा गांव यहाँ लेकर आ जाऊंगी और आप सब लोगों पर चढ़ाई करवा दूंगी। ऐसा बोलकर नानी माँ दादाजी को धमकी देने लगी थी। अब तो दादाजी मन ही मन में मुस्कुराने लगे थे और सोचने लगे, अरे वाह, अरमान सिंघानिया को तो रिश्तेदार भी बिल्कुल उसके जैसे ही मिले हैं। अब दादाजी को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर नानी माँ हैरान थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। वही मनोज जो कि अपनी माँ के साथ वहां आया था और अपनी माँ का इस तरह का हंगामा देखकर डर के मारे एक जगह दुबक कर खड़ा हो गया था, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सिंघानिया परिवार के लोगों के सामने खड़ा हो सके। और अपनी माँ की ऐसी हरकत देखने के बाद वह मन ही मन में सोच रहा था कि यह मेरी बुढ़िया माँ को आज क्या हो गया है? लगता है आज तो ये हम सबकी कब्र खुदवा कर ही रहेगी क्या?
ये जानती नहीं कि यह इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है। कहीं ना कहीं इस वक्त मनोज अपनी माँ को देखकर उन्हें कोसे जा रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने सिंघानिया मेंशन में बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। तब दादाजी ने राजेश को इशारा किया कि वह जाकर अरमान को बुलाकर लेकर आए। राजेश ने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अरमान को दे दी थी और अरमान अब नीचे ही आ रहा था। नानी माँ ने थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद एक बार फिर अपनी छड़ी उठाकर वह सिंघानिया मेंशन का एक एक करके सामान तोड़ने शुरू करने लगी थी। तभी अरमान नीचे आया। नानी माँ जो कि दादाजी की ओर देखकर बोली जा रही थी, देखिए अगर आपने मेरी बेटी को अभी और इसी वक्त मेरे सामने नहीं लेकर आए तो मैं आपके इस घर का सामान तोड़ दूंगी। बड़बड़ाए जा रही थी। अरमान ठीक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अब अनायास ही नानी माँ के हाथ की जो छड़ी थी वह किसी हॉल के सामान की बजाय सीधा अरमान से के कंधे से जा लगी थी। अब नानी माँ हैरान हो गई, क्योंकि अब कुछ भी टूटने की आवाज नहीं आई थी, लेकिन छड़ी लगी जरूर थी, जैसे मानो किसी लोहे से टकराए हो। तो इसीलिए नानी माँ ने जैसे ही अपने सामने देखा तो बिल्कुल पावरफुल ऑरा के साथ अरमान खड़ा हुआ था। नानी माँ के हाथों से अरमान को देखते ही छड़ी अपने आप छूट गई थी, क्योंकि अरमान सिंघानिया का ऑरा ही ऐसा था कि उनके सामने आने पर अच्छे अच्छे लोग अच्छे भीगी बिल्ली बन जाया करते थे। अब केवल अरमान की आंखों को देखने से ही नानी माँ की छड़ी उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई थी। ध्रुव, आहान, सुमित जैसे ही बाकी सबने ये देखा कि नानी माँ ने गलती से अरमान को छड़ी मार दी है तो उन लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। और वही आहान तो ध्रुव के कंधे लगकर रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, एक थी नानी माँ, मुझे नानी माँ बहुत याद आएगी, कितनी क्यूट थी ना ये। ऐसा बोलकर आहान झूठ मूठ रोने की एक्टिंग करने लगा था। वही ध्रुव ने उसको एक चपेट लगा दी थी और बोला, अंडस को चुप करके खड़ा रह और जो हो रहा है उसे देखता रह। तभी अरमान एक नजर नानी माँ को देखा हुआ सीधा जाकर अपने हेड चेयर पर बैठ गया था और वहां बैठकर थोड़ा सा तेज आवाज में बोला, राजेश मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। अरमान की आवाज सुनकर जल्दी ही राजेश ने उसकी फेवरेट कॉफी उसके हाथों में थमा दिए थी। तब नानी माँ ने एक नजर अरमान की ओर देखा था, फिर उसके सामने जाकर खड़ी हुई और गुस्से भरी आवाज में बोली, देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। कहाँ है मेरी आस्था? मुझे मेरी गोरी ला कर दो, मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाऊंगी। अब जैसे ही नानी माँ ने अरमान ने भी कुछ नहीं बोला, तब अरमान ने केवल एक नजर उठाकर नानी माँ की ओर देखा। उसके बाद वह फिर अपना लैपटॉप की थरू काम करने लगा था। ठीक उसी वक्त टाइगर अरमान के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया था। टाइगर को वहां देखकर नानी माँ बिल्कुल ढीली पड़ गई थी। वह सोचने लगी कि अगर इस घोड़े जैसे लड़के ने मुझे उठा लिया तो पक्का फिर घर से बाहर ले जाकर छोड़ेगा, जैसे उसने कल रात पार्टी में किया था। तब नानी माँ की आवाज अपने आप ही धीमी हो गई थी और अरमान को समझाते हुए बोली, देखो तुम जो कर रहे हो ये गलत है, तुम मेरी बेटी की मर्जी के बिना उसे यहाँ नहीं रख सकते हो। अब जल्दी ही अरमान ने अपनी कॉफी के 2 से 3 सीप लिए थे और कॉफी मग को उस टेबल पर रखकर खड़ा होकर अपना सूट ठीक किया और नानी माँ की ओर देखकर बोला, आपकी बेटी को मैंने यहाँ जबरदस्ती नहीं रखा है, वह अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है। अगर आपको यकीन नहीं है तो अभी वह आएगी, आप उससे पूछ लेना। अरमान ने केवल इतना ही कहा और एक बार फिर बैठकर वह अपने लैपटॉप में घुस चुका था। अब तो अरमान की बात सुनकर नानी माँ के साथ साथ जितने भी लोग इस वक्त हॉल में मौजूद थे सभी हैरान हो चुके थे। वही आहान और ध्रुव एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे थे। तब आहान ने ध्रुव के कान में कहा, एक ही रात में भाई ने ऐसा क्या कर दिया कि भाभी अपनी मर्जी से यहाँ रहने को तैयार हो गई है। लेकिन सुमित का चेहरा एकदम भावहीन हो गया था। वह समझ चुका था कि अरमान ने प्यार से तो आस्था को समझाया नहीं होगा। फिलहाल वो एक तरफ जाकर बैठ गया था और आकाश को कॉल करने लगा था। वही आकाश जो कि उस वक्त रश्मि को अपनी बाहों में लिए सोए हुए था। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।